अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग इम्यूनो कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से। और जो चीज़ें हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस की, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी की फर्दर जो टाइप्स थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, वो सारी हम लोगों ने डिस्कस की। सिस्टम था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है, उसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन सारा कुछ। उसके बाद हम लोग जो है वो इम्यूनिटी की तरफ आए। इम्यूनिटी में पहले हम लोगों ने सारी जो है वो इनेट इम्यूनिटी डिस्कस की। इनेट इम्यूनिटी में जो हमारे बैरियर्स आते थे उनको डिस्कस किया, जो सेल्स आते थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या जैसे मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल, वो सारे इनेट इम्यूनिटी में आते थे, वो डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने स्टार्ट की अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव इम्यूनिटी जब हम लोगों ने स्टार्ट की तो उसमें पहले स्टडी की, इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया अडॉप्टिव इम्यूनिटी का, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आता था यहाँ टी सेल का सारा हम डिटेल में स्टडी करते और फिर हम बी सेल का करते। तो टी सेल वाला हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया, जिसमें टी सेल को हमने डिटेल में देखा कि टी सेल के रिसेप्टर किस तरह से होते हैं, टी सेल एक्टिवेट कैसे होते हैं, सिग्नल 1 आता है, सिग्नल 2 आता है। जब टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर टी सेल फर्दर क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल की कितनी टाइप्स हैं, और सप्रेसिव टी सेल्स क्या होते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो कैसे एक्ट करते हैं, सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में किया। अब जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल्स एक्ट करते हैं, बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, और फिर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर किस तरह से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने पहली चीज़ ये देखनी है कि जो बी सेल्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 30% बनाते हैं जो पूल होता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो लिम्फोसाइट के पूल में ऑलमोस्ट 30% हमारे पास क्या होते हैं, बी साइट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास होते हैं 30%। अब ये बी सेल्स अगर ये लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स में लोकेटेड होते हैं लिम्फ नोड्स में। इसके अलावा लिम्फ नोड्स के अलावा ये स्प्लीन में भी होते हैं। स्प्लीन्स में ये कहाँ पर होते हैं, स्प्लीन की जो वाइट पल्प है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होगी ना इनकी लोकेशन। अब इसके अलावा एक और भी उसने बताया, उसने कहा कि जो पार्ट्स में यानी हमारी जीआईटी में, ठीक है, गट एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यू है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इनके पास ना, बी सेल के पास, ये बी सेल है ना, इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को कहते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर। तो बी सेल्स के पास क्या होते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर, ठीक है। कीमोकाइन रिसेप्टर इसको कैसे शो करते हैं, इसको CXCR5 से। अब कीमोकाइन रिसेप्टर इसके पास क्यों होते हैं, इसके पास कीमोकाइन रिसेप्टर इसलिए होते हैं ताकि ये कीमोकाइंस की तरफ जो है वो मूव करे, ठीक है, कीमोकाइंस की तरफ मूव करे और ये फिर चला जाए कि रीजन में, जिसको कहते हैं बी सेल फॉलिकल। तो बी सेल फॉलिकल क्या है, बी सेल फॉलिकल वो रीजन है लिम्फ नोड का जहाँ पर सारे बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके पास होते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर, और इन कीमोकाइन रिसेप्टर्स की मदद से बी सेल यहाँ पर बी सेल फॉलिकल्स तक आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ठीक है बी सेल फॉलिकल में मौजूद है। अब जब एंटीजन आएगा, एंटीजन जब बॉडी में आता है तो इसने करना होता है, अब एंटीजन आया तो बी सेल एक्टिवेट होंगे। अब ये चीज़ देखने वाली है कि बी सेल किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। जैसे हमने टी सेल का देखा था, तो टी सेल को चाहिए होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो एंटीजन आके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस हो या डेंड्राइटिक सेल हो, आकर अपने एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। टी सेल जो है वो 2 सिग्नल्स लेता है, सिग्नल 1, सिग्नल 2, फिर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, फिर अपना कोलोन बनाता है। तो वो सारी चीज़ हमने देखी थी। अब हमने देखना है कि बी सेल किस तरह से एक्टिवेट होती है। जब एंटीजन आता है तो क्या यहाँ पर सारा मैकेनिज्म चलता है कि बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्लाज्मा सेल्स, ये तो आप लोगों को पता है ना कि बी सेल्स ने एक्टिवेट होकर यहाँ प्लाज्मा सेल्स बनाने होते हैं जिन्होंने फर्दर एंटीबॉडीज बनानी है। यहाँ बी सेल्स कुछ मेमोरी सेल्स बना लेते हैं और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि वो वहीं पर रहते हैं, लिम्फ नोड्स में ही मौजूद रहते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि अगर सेम पैथोजन का दोबारा कभी एक्सपोजर हो तो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है बहुत स्ट्रॉन्ग और क्विक है। तो ये सारा हो गया जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मेनली कि बी सेल किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, बी सेल्स की एक्टिवेशन। अच्छा, मज़े की बात है कि बी सेल्स को भी एक्टिवेट होने के लिए जो 2 सिग्नल्स ही चाहिए होते हैं। इनको भी चाहिए होता है कि एक इनके पास सिग्नल 1 आए और एक इनके पास सिग्नल 2 आए, ठीक है, इनको भी 2 सिग्नल्स ही चाहिए होते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सिग्नल 1 क्या आता है बी सेल के पास और सिग्नल 2 क्या आता है। तो सिग्नल 1 जो आता है ना, वो तो ये होता है कि एंटीजन आया और एंटीजन ने जो है वो बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। मतलब ये बी सेल है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं, और आप लोगों को पता है कि ये बी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं। ये असल में होती हैं जी एंटीबॉडीज़, ठीक है, बी सेल के पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब बी सेल के जो है वो ऊपर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। तो जब कोई एंटीजन आया तो वो एंटीजन आकर इस बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जब वो इसके साथ बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। अब एक बी सेल के ऊपर एक बी सेल रिसेप्टर तो नहीं होता ना, मल्टीपल होते हैं। तो जब भी इनके साथ एंटीजन बाइंड करते हैं तो इनकी होती है क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि बी सेल रिसेप्टर जो है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीजन आता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से जो है वो क्रॉस लिंकिंग होती है फिर
बी सेल रिसेप्टर्स की, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग होती है बी सेल रिसेप्टर्स की। क्रॉस लिंकिंग के बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी जो सिग्नल वाले पाथवे हैं, ठीक है, सेकंड मैसेंजर वाले सिग्नलिंग जो पाथवे हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सेकंड मैसेंजर्स बनना शुरू हो जाते हैं। सिग्नलिंग यानी पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नलिंग पाथवेज की वजह से क्या होता है कि सेकंड मैसेंजर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड मैसेंजर बनना शुरू हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ तक हो गया कि सिग्नल 1 आएगा तो ये काम होगा। अब बी सेल ये नहीं होता कि सिग्नल 1 आया है और बी सेल ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और साथ ही वो शुरू हो गया एंटीबॉडीज बनानी, नहीं, वो इंतजार करता है कि अगर सिग्नल 2 आए तो मैं काम करूं, वरना फिर वो काम नहीं करेगा। तो सिग्नल 2 का क्या होता है? अब सिग्नल 2 एक चीज़ से नहीं आता। सिग्नल 2 जो बी सेल के लिए ना वो मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं सिग्नल 2 के, आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं ये सारे इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ इनमें कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से अब क्या फ़ायदा होता है कि ये ना हो कि कोई एंटीजन आया और वो एंटीजन इनर्ट था, उसने बॉडी को कोई डैमेज नहीं कॉज करना था, वो एंटीजन आया है लेकिन उस एंटीजन ने जी सिग्नल 1 दे दिया बी सेल को। तो अब ये ना हो कि बी सेल बड़ा एक्टिवेट हो जाए और उसके अगेंस्ट इतनी सारी एंटीबॉडीज बना दे कि वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाए, ऐसे ना हो जाए। इसीलिए ये रखा सिग्नल 2 का भी इंतजार करेगा बी सेल, यानी कि अगर जो एंटीजन आया है वो कोई इन्फ्लेमेशन टाइप चीज़ इंड्यूस करा रहा है, यानी कि वो बॉडी को डैमेज कर रहा है, तब इन्फ्लेमेशन की वजह से इसको मिलेगा सिग्नल 2 और तब ये एक्टिवेट होगा और तब ये बनानी शुरू करेगा एंटीबॉडीज़। तो ये होता है जी मैकेनिज्म बी सेल की एक्टिवेशन का। अच्छा, अब एक यहाँ पर टर्म है जो हमने टी सेल में भी पढ़ी थी, वो थी एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है कि अगर सिग्नल 1 आए और सिग्नल 2 ना आए तो ये जो है सेल्स, चाहे टी सेल हो चाहे बी सेल हो, ये एक स्टेट में चले जाते हैं अनरिस्पॉन्सिव स्टेट, मतलब ये रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तो इस स्टेट को कहते हैं एनर्जी। तो अगर कहीं पर आपको एमसीक्यू या एससीक्यू में इस टर्म का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सही हो गया। अब हमारे पास बी सेल एक्टिवेट हो गए। अब हमने देखना है कि बी सेल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं तो या तो ये बना देते हैं प्लाज्मा सेल्स या ये बना देते हैं मेमोरी सेल्स। लेकिन इससे पहले एक चीज़ उसने जो है वो लेविंसन में बताई हुई है। उसने कहा कि जो बी सेल की एक्टिवेशन होती है ना, ये सारे सिग्नल 1 सिग्नल 2 आपने देखे, ये 2 तरह से होती है मेनली। या तो ये टी सेल इंडिपेंडेंट होगी, मतलब पर आए ही नहीं, चाहे सिग्नल 1 आए चाहे सिग्नल 2 आए, टी सेल का कोई रोल ही नहीं था, टी सेल इंडिपेंडेंट। और यहाँ ये होती है टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। तो जो टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं वो शॉर्ट लिविंग होती हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती और वो ज़्यादा स्पेसिफिक। लेकिन जो टी सेल डिपेंडेंट पे बनती हैं ये ज़्यादा अच्छा पाथवे एक्टिवेशन का, क्योंकि इससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और वो ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टी सेल इंडिपेंडेंट क्या पाथवे और टी सेल डिपेंडेंट कौन सा पाथवे है। अच्छा, पहले हम देखते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में। टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है आपने कि चाहे टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन हो या टी सेल डिपेंडेंट हो, सिग्नल 2 ही आएंगे, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। टी सेल इंडिपेंडेंट जो एक्टिवेशन होती है ना, ये मेनली जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स होते हैं पैथोजेंस के, वो एक्टिवेट कराते हैं बी सेल्स को टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि जो बी सेल्स हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो सारे एंटीजेंस जो लार्ज मल्टी, एक ये यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था बुक में तो मैंने सोचा वो बता देती हूँ आपको, जो भी लार्ज मल्टीवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इसके एग्जांपल में आप पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स कह सकते हो, वो बी सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं तो वो टी सेल इंडिपेंडेंट करा देते हैं, उन्हें टी सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर सिग्नल 1 क्या आता है? सिग्नल 1 तो वही चीज़ होगी ना कि ये बी सेल है, ये बी सेल का रिसेप्टर है, तो जब एंटीजन आएगा उसको पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नजर आएगा तो वो डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर देगा, तो वो अंदर जो भी उसकी क्रॉस लिंकिंग हुई और सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये सिग्नल 1 हो गया कि डायरेक्टली पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की बाइंडिंग हुई, बी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज किया, सिग्नल 1 आ गया। सिग्नल 2 अब जो टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन है ना, इसमें सिग्नल 2 आता है जी इनेट सेल से, क्योंकि इसमें टी सेल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए, अडॉप्टिव इम्यूनिटी का तो इसमें भी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना काम, इनेट सेल से आता। अब इनेट सेल कहाँ से आ सकते हैं? या तो ये हो सकता है कि बी सेल के पास कुछ पैथोजिन जो है वो जैसे हमने पढ़े थे कि पैथोजिन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। मेरे वर्ड्स पे आप लोग गौर कीजिएगा कि पैथोजिन यानी जो बाहर से बैक्टीरिया या फंगस आई है, पैथोजिन उसके साथ कुछ एसोसिएटेड होते हैं मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, कुछ खास होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जहाँ पर हमने इनेट इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी हमने डेंड्राइटिक सेल पढ़े थे या हमने मैक्रोफेजेस पढ़े थे। तो उन हमने देखा था कि पैथोजेंस के पास क्या था, कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं। उन मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन सेल्स के पास होते हैं जी रिसेप्टर्स, जिनको कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। मतलब उनका काम ही होता है कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। तो पैटर्न
रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो सकता है कि बी सेल के पास कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, वो पैटर्न डायरेक्टली इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो यहाँ से सिग्नल टू मिल जाता है जी बी सेल्स को। या ये होता है कि बी सेल्स के पास कुछ और रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, जब हमारे पास पैथोजन आए तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होगा। उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से जो क्लीवेज प्रोडक्ट बनते हैं ना, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो डिफरेंट क्लीवेज प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स टूटती हैं, तो जो C3b के क्लीवेज प्रोडक्ट होते हैं वो भी सिग्नल टू प्रोवाइड कर सकते हैं बी सेल को। तो ये हो गया जी सिग्नल टू। यहाँ तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की वजह से आ रहा है, यहाँ ये क्लीवेज प्रोडक्ट जो C3b के हैं वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब बी सेल एक्टिवेट हो गए, उनको दोनों सिग्नल्स मिल गए। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा था सिग्नल टू तभी आएगा अगर कोई वाकई में इन्फ्लेमेशन या डैमेज इंड्यूस कर सके। तो अगर उस पैथोजन के पास ये मॉलिक्यूलर पैटर्न है तब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ जी सच में पैथोजन आया और कोई डैमेज इंड्यूस हो सकता है। या अगर उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया तब भी एक्टिवेट हो जाएगा बी सेल के हाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा यहाँ पर कहीं भी हमने टी सेल का जिक्र नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं जी अगर टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन हो, सही है, टी सेल डिपेंडेंट। अब यहाँ पर जो चीज़ होगी वो ये होगा कि टी सेल बगैर एक्टिवेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अच्छा, टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले टी सेल्स खुद एक्टिवेट हों। टी सेल्स खुद एक्टिवेट होंगे फिर ही वो जाएंगे और बी सेल्स को हेल्प करेंगे एक्टिवेट होने में। तो होता कुछ हुआ है कि जब एंटीजन आता है तो वो एंटीजन जो है डेंड्राइटिक सेल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डेंड्राइटिक सेल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। डेंड्राइटिक सेल क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं ले जाकर नेव टी सेल जो प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स में, उनको जाके प्रेजेंट करते हैं। जब टी सेल इस एंटीजन को लेता है डेंड्राइटिक सेल से, MHC प्रोटीन से वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है तो वो फिर हो जाता है जी एक्टिवेटेड। अब वो टी सेल डिफरेंट होते हैं, हेल्पर टी सेल टाइप 1 होते हैं, 2 होते हैं, 17 होते हैं, सारा हमने लास्ट चैप्टर में देखा। उनमें से जो फोलिकुलर बनते हैं ना, फोलिकुलर, ठीक है, क्या था, फोलिकुलर हेल्पर जो टी सेल्स बनते हैं उनमें वो क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली इनका काम होता है बी सेल को एक्टिवेट कराना। ये क्या करेंगे, इनके ना ये भी अपने ऊपर उन रिसेप्टर्स को ऑन कर लेंगे, कीमोकाइन रिसेप्टर। जो कीमोकाइन रिसेप्टर हमने स्टार्ट में देखा था ना कि बी सेल के पास होते हैं, उन रिसेप्टर्स की वजह से बी सेल फॉलिकल्स में गए थे, तो ये रिसेप्टर ऑन कर लेंगे। जब ये अपना ये वाला रिसेप्टर टर्न ऑन करेंगे ना तो ये भी चले जाएंगे बी सेल के फॉलिकल्स में, ठीक है। इनको भी सिग्नल्स मिलेगा, कीमोकाइंस इनको अट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएंगे बी सेल फॉलिकल्स में। अब जब ये बी सेल फॉलिकल्स में आ गए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोग समझना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जो नेव बी सेल वहाँ पर पड़े हुए थे, नेव यानी नए बी सेल, अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो क्या करेंगे, वो एंटीजन्स को लेंगे। अब एंटीजन उनके पास भी तो आए हैं ना, एंटीजन सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ डेंड्राइटिक सेल के पास के, एंटीजन इनके पास भी है, ये उस एंटीजन को एंडोसोम में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि ये जो सारा सिस्टम है ना टी सेल डिपेंडेंट वाला, एक्टिवेशन वाला, ये जो प्रोटीन्स वगैरह या पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं ना, वो वाले एंटीजन इस तरह से इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। जो पॉलीसेकेराइड था वो तो पहले सिस्टम को यूज़ करता था ना, जो प्रोटीन और पेप्टाइड होते हैं वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कि बी सेल उनको एंडोसोम में ले जाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उनको क्या करते हैं जी, बी सेल भी तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, ये भी एंटीजन प्रेजेंट कर देते थे, तो ये क्या करते हैं फिर उसको प्रेजेंट करते हैं कि जो टी सेल आया है उसको ये क्या करेंगे, ये अपना जो उन्होंने एंडोसोम में लेकर गए थे उसको प्रोसेस किया, फिर उसको अपने रिसेप्टर पे लगाकर तो प्रेजेंट किया टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर। अब टी सेल्स ने क्या करना है, अब आ गया जी मेन चीज़ कि ये थी बी सेल, ये था बी सेल, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंट करे और ये है टी सेल। अब टी सेल वापस क्या करेगा, इनको 2 से 3 सिग्नल्स देगा और इन 2 से 3 सिग्नल्स की वजह से बी सेल हो जाएंगे एक्टिवेट, और जब बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो बनाना शुरू कर देंगे एंटीबॉडीज, ठीक है। ये इनको जो है वो सिग्नल देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करो और इनकी क्लास भी स्विच करा देगा। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने जब हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी थी ना, मैं आपको वापस पहले चैप्टर पर लेकर जा रही हूँ। जब हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी वाला फर्स्ट टाइप पढ़ी थी ना, वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था, जिन जिन बच्चों को याद उन्हें याद आ जाएगा कि जो टी फॉलिकुलर सेल्स हैं वो स्विच कराते हैं, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स जो हैं वो बी सेल को स्विच कराते हैं कि IgM एंटीबॉडी को छोड़ो और IgE एंटीबॉडी बनाओ। तो यहाँ पर टी सेल वो काम भी कराएंगे, उसकी क्लास भी स्विच करा देंगे, उसको प्रोलिफरेट भी कराएंगे और सारे उसको सिग्नल दे देंगे। फिर बी सेल बड़ी तेज़ी से काम शुरू करेगा और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं और ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो टी सेल की डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है वो मोर स्पेसिफिक और मोर जो है वो उनका ड्यूरेशन भी होता है, ठीक है, एक्शन का। तो सिग्नल 1 कब मिला, जब बी सेल ने डायरेक्टली एंटीजन को ले लिया। सिग्नल 2 कब मिला, जो टी सेल ने दिए। तो ये था जी बी सेल की टोटली हमने डिटेल में एक्टिवेशन कर ली।